नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की हुई है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इससे पूर्व की भी 30 नंबर की श्रृंखला है वो पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, किस स्कूल ने कहा बच्चे के प्राकृतिक आवेग बहुत महत्वपूर्ण है और वो अपने आप में अच्छे हैं। देखिए ये जो कहा गया है कि बच्चे के जो प्रकृति आवेग की अगर हम बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। वो देखिए सबसे अच्छा आप हैं, देखिए जैसे जैविक प्रकृतिवाद है, यांत्रिक प्रकृतिवाद है, भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद है, रोमांटिक। तो ये लेके चले कि यांत्रिक नहीं हो सकता है, ना भौतिक हो सकता है, ना रोमांटिक हो सकता है। आपके जो होगा वो आपकी जैविक प्रकृतिवाद ये कहा जाता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जैव अगर बात करूँ प्रकृतिवाद किसे कहते हैं या क्या है, वो तो थोड़ा सा मैं ध्यान आपके आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए जैसे आप सभी को ये संविदित है कि प्राकृतिक वाद की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रकृति पर सबसे ज़्यादा ये प्रकृतिवादी क्या देते हैं, बल देते हैं और प्रकृति के कई रूपों में इसको हम स्वीकार करता है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, बालक की प्रवृत्ति होती है, अपरिवर्तनशील होता है, नियम होते हैं, उसका स्व प्रकट करना होता है या द्रव्य प्रकृति के रूप में उसको सम्मिलित किया जाता है और कई ऐसे रूप होते हैं प्रकृतिवाद के अगर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर थोड़ा सा और थोड़ा बता दूँ, जैसे परमाणुवादी प्रकृतिवाद होता है, यांत्रिक प्रकृतिवाद होता है, वैज्ञानिक प्रकृतिवाद होता है, ऐतिहासिक प्रकृतिवाद होता है। जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका जैविक प्रकृतिवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो शास्त्रीय प्रकृतिवाद भी आता है। तो प्रकृतिवाद में अगर हम बात करें तो प्रकृति को मूल तत्व या प्रकृति ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता है, याद रखिएगा। और प्रकृति के आधार पर देखें उसका आचरण को मान्यता देती हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा की अगर हम कहें तो कहीं न कहीं ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। और बेसिकली अगर हम देखते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा और साथ ही उसकी जो क्रिया और अनुभवों पर ये क्या देती है, ये बहुत ज़्यादा बल देती है और प्रकृतिवादी आधुनिक शिक्षा का क्या होता है, कहीं न कहीं रूप निर्धारित ये करता है। यह देखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से मुद्दों की जांच करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, जो अभी लाइव जुड़े हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अवश्य दें। देखिए अंटोलॉजी कहते हैं, ये तत्व मीमांसा कहते हैं, या एक्सोलॉजी कहते हैं, या ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो इनमें से कौन सा वो मुद्दा है जो जिसकी वो जांच करता है किसकी वास्तविकता की, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, जल्दी आप लोग बताइए, मेरे आंसर देने से पहले सभी लोग दीजिए जो भी ऐसे देख रहे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर है वो आपका तत्व मीमांसा ये उसे कहा जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता किस पर आधारित है। शिक्षा दर्शन की जब हम बात करते हैं वो किस पर आधारित है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब शिक्षा दर्शन यहाँ पर देखिए, सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हर छात्र एक जैसा नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं विविधता होती है। विभिन्न देशों में शिक्षा की जो प्रणाली कई तरीके की पाई जाती है, या फिर हम बात करते हैं जो विभिन्न दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से क्या किया, कहीं ना कहीं व्यक्त ये किया है, ठीक है। या फिर हम कहें सीखने और सिखाने का तरीका होता है, क्या होता है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंतर्गत अलग अलग जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने अपने क्या दिए हैं, अपनी थ्योरी दी हुई है कि किस प्रकार से शिक्षा दर्शन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शिक्षा दर्शन के अंतर्गत, महात्मा गांधी ने भी अपना एक थ्योरिकल पार्ट दिया है या कहें अपना थॉट दिया है। महात्मा गांधी का जो जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी परिभाषाओं को वर्णित किया गया है और ये तमाम चीज़ें, तो कहने का मतलब है कि इसका जो 33 का जो सही
उत्तर है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका क्या है, विभिन्न दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग-अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया। चाहे वो आपके डार्विन हो या फिर अरस्तो हो या प्लेटो हो या स्किनर हो या फिर आपके सुकरात हो या फुले हो या फिर अम्बेडकर हो या महात्मा गांधी हो या हम बात करें आपके रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये दर्शन शास्त्र के क्या है महत्वपूर्ण ये आधार इनको माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य। अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद आपका उसमें टॉपिक दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं, जब आपने देखा होगा इसमें एक बेसिकली एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है, दर्शनवाद, ये तमाम दिया है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्शवाद से, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अब हम शिक्षा के लक्ष्य की बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है, या नैतिक मूल्यों की प्रकृति है, या मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि है, या गतिशील अनुशीलीन अनुकूलीन या दिमाग की खेती जो सभी स्थितियों में साधन संपन्न और उद्यमी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। मेरे आंसर देने से पूर्व आप लोगों का आंसर मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा सोच रहा होगा कि ये बहुत सिंपल से प्रश्न है, मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ, तो ये आपका सोचना है। ठीक है, और लोग दे सकते हैं। देखिए, अगर इसका सही आंसर अगर मैं बताऊं, तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का लक्ष्य होता है वो नैतिक मूल्यों के प्रति होता है, जवाबदेही होती है, नैतिक विकास की हम जब बात करते हैं तो ये होती है। ठीक है, अब आप बात करते हैं अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अब इनके आधार पर अगर देखें तो मानववादितावादी और मानववादिता आत्मबोध, ठीक है, या व्यवहारिक जीवन की अनुकूलन, या वास्तुनिष्ठ ज्ञान होता है, या बाहरी दुनिया की अच्छी समझ होती है। तो अस्तित्ववादियों की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार की अपनी अवधारणाएं रखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो इसका मेन उद्देश्य होता है वो मानवतावादी और मानवतावादी आत्मबोध को ये क्या करता है, स्मरण कराता है। ठीक है, देखिए ये वाला जो टॉपिक है यथार्थवादी शिक्षा, देखिए मैंने ये प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए तैयार करी है क्योंकि जो आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक जो दिए हैं उन टॉपिकों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का समावेशी स्वरूप आपके सामने रखने की ये कोशिश की गई है। यदि आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज देख तो जरूर रहे होंगे आप, मगर इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये यथार्थवादी का जो शिक्षा का उद्देश्य अगर हम कहें तो उसका जो उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार होता है, या आध्यात्मिक और नैतिक विकास, या फिर खुशहाल और नैतिक विकास की बात करते हैं, या व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास की बात करते हैं, तो ये क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो यथार्थवादी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो कहता है कि खुशहाल और नैतिक विकास को ये महत्व देता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न। ठीक, अब जब ये क्वेश्चन बना है तो निश्चित रूप में आएगा। अब देखते हैं अगला। ठीक है, जो अगला है ये कह रहा है कि 37वें का मनुष्य के बारे में प्रकृतिवादियों की अवधारणा है। अब मनुष्य के के लिए जो प्रकृतिवादी लोग हैं वो किस प्रकार से अवधारणा रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रकृतिवादी लोग इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य का सार ही उसका आध्यात्मिक स्वभाव है, या फिर दूसरा है पशुता के बजाय आत्मा ही क्या वास्तविक मनुष्य है, या फिर बात करते हैं चीजों की प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श पैटर्न मौजूद है, या फिर डी का देखते हैं तो प्रकृति उन्हें पुरुष होने से पहले ही बच्चे पैदा कर देती। तो ये इनमें से कौन सा आप इसको सही ठहराते हैं। तो प्रकृतिवादियों की अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से देखिए। प्रकृतिवादी क्या करते हैं, प्रकृति उन्हें पुरुष होने से पहले ही बच्चे पैदा कर देगी। ये किसका कहना है, जो प्रकृतिवादियों की अवधारणा है इससे रिलेटेड वो इस चीज को मानते हैं। ठीक है, अब इस चीज को किस प्रकार से मानते हैं, जैसे प्रकृतिवादियों के स्वरूप की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा उसको भी समझिएगा। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि परमाणुवादी प्रकृतिवाद होता है, वैज्ञानिक जिसे हम भौतिक प्रकृतिवाद कहते हैं। फिर हम जैसे कि आपको मैंने बताया कि
यांत्रिक प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, ऐतिहासिक प्रकृतिवाद होता है, ठीक है। तो रूमानी प्रकृतिवाद भी माना जाता है। तो इस प्रकार से तमाम चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये होती है, ठीक है। आप देखते हैं शिक्षा, देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा का कौन सा दर्शन मनोविज्ञान को शैक्षिक सिद्धांत का अधूरा अध्ययन या प्राय आधार मानता है? कौन सा मानता है इसको, ये आपको बताना। देखिए अगर हम जब शिक्षा दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर यथार्थवाद होता है, या फिर कहें व्यक्तित्ववाद, ना व्यवहारिकता की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हो आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। तो इसमें से क्या है वो, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप जल्दी से बताइए। देखिए जब शिक्षा दर्शन और मनोविज्ञान को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो सिद्धांत अधूरा अध्ययन या प्राय आधार माना गया, तो उसमें क्या आदर्शवाद इसको लेके चलते हैं, ठीक है, आदर्शवादी जिसे हम बोलते हैं, तो आदर्शवाद को ही इसको लेके चले हैं, ठीक है दोस्तों। इतना समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब बात करते हैं 39वें नंबर के प्रश्नों की। तो ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में फिट नहीं बैठता है? देखिए वो क्या रखता है, आदर्शवादियों की अगर हम बात करते हैं तो शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्यों या कौशल या आत्म अभिव्यक्त की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या नहीं रखता है, इसको देखिए। देखिए इसमें जो सही नहीं बैठता है, आप सभी को पता होना चाहिए, आंसर दीजिए फटाक से आप लोग सभी लोग, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें शरीर की देखभाल क्या आता है, इसकी जो योजना होती है वो फिट नहीं बैठता है। अब बात करते हैं 40वें नंबर का, धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की जाती है। धार्मिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो संपूर्ण रूप से पुरजोर वकालत जो की जाती है, व्यवहारिक व्यवहारिक तौर पे की जाती है, या आदर्शवादी तौर पे की जाती है, यथार्थवादी रूप में की जाती है, या अस्तित्ववादी रूप में की जाती है। तो किस रूप में की जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। कोई तो इसका आंसर दीजिए, जिसे आता है वो उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, सही गलती सही आंसर देना सीखिए। देखिए अब इसका जो सही आंसर है, जो पुरजोर वकालत करता है, वो क्या है आपका, ये आदर्शवादी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 41वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से आदर्शवादियों के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए प्राय ब्राइज से संतुष्ट होते हैं या उन्हें गुलाब पसंद है, वे ना तो ब्राइज से संतुष्ट होते हैं ना ही गुलाब से, और डी का है वे गुलाब और या दोनों चाहते हैं। तो इनमें से क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अब 41 नंबर का ये प्रश्न, ये सी है इसका सही आंसर, वे ना तो ब्राइज से संतुष्ट हैं और ना ही वो गुलाब से, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 42वें नंबर का प्रश्न, 42वें नंबर, शिक्षा दर्शन के किस विद्यालय ने शिक्षण की परियोजना पद्धति की वकालत की है? शिक्षा दर्शन के किस विद्यालय ने शिक्षण की परियोजना पद्धति की क्या की है, वकालत की है? किसने की है? जब हम बात करते हैं तो ये आदर्शवाद या व्यवहारिकता या फिर आदर्श, देखिए सॉरी, यथार्थवाद, व्यवहारिकता, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद, तो इसमें किसने की है? तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए। देखिए दोस्तों अगर हम कहें व्यवहारिकता, ठीक है, जो शिक्षा दर्शन के विकास की अगर हम बात करें तो व्यवहारिकता के अंतर्गत इसको रखा गया। देखिए कभी क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत कैसी ये वकालत की जाती है, परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो योग्य शिक्षक होता है, शिक्षण कार्य की प्रणाली होती है, साथ ही अगर हम बात करें तो शैक्षिक संसाधन होते हैं, और वो स्कूल का वातावरण होता है। ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, ठीक है। अब ये जो है व्यवहारिकता की अगर हम बात करते हैं तो यही इसका क्या है, सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
ठीक है, ये है 43 नंबर का कि शिक्षा योजना में शिक्षण की खेल विधि पर बल दिया गया है। ठीक है, फिर से इस चीज को दोहराते हैं कि शिक्षा योजना में शिक्षण की खेल विधि पर बल दिया गया है। प्रकृतिवादियों ने दिया है या यथार्थवादियों ने दिया है या व्यवहारिक वादियों ने दिया है, अस्तित्ववादियों ने दिया है, तो किनके द्वारा इस पे शारीरिक रूप में बल दिया गया है? तो इसको जो बल दिया गया है ये प्रकृतिवादियों ने इसमें क्या दिया? बल दिया। अब हम बात करते हैं 44वें नंबर का प्रश्न। व्यवहार व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा की सबसे अधिक स्वीकृति पद्धति कौन सी है? देखिए, जितने भी व्यवहारवादी होते हैं उनके आधार पर हम देखते हैं तो शिक्षा में सबसे अधिक जिस चीज को अडॉप्ट किया है, जिसको स्वीकार किया गया, वो पद्धति कौन सी है? देखिए, शिक्षा द्वारा व्याख्यान देना। जब शिक्षक किसी चीज को पढ़ाता है बच्चों को, उसमें जो अपना व्याख्यान देता है, उसको लेक्चर जो देता है, ठीक है, या फिर बच्चों को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ये कि भैया शिक्षक जाओ तुम सीखो अपने अनुसार, ये या करके सीखना या अनुमानी विधि, तो इसमें क्या चीज सही है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए बच्चों, सभी लोग अगर सी की तरफ जा रहे हैं तो सही है, जो सी की तरफ नहीं जा रहे तो आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। देखिए, सी करके सीखना होता है, ठीक है, व्यवहारवादियों के अनुसार जो सबसे अच्छा जो माध्यम माना जाता है, जो पद्धति मानी जाती है, वो करके सीखना होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं व्यवहारवादी इसके विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है? व्यवहारवादी इसके विरुद्ध है। इन तमाम चीज 4 ऑप्शन दें तो उसके विरुद्ध है, तो ये देखिए कौन सा है। बाहरी परीक्षाएं हों या विशेषज्ञ शिक्षक या ज्ञान को अलग अलग विषयों में विभाजित करना या शाश्वत आध्यात्मिक मूल्य, तो ये किसके व्यवहारवादी किसके विरुद्ध है? तो इसको समझना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही है, देखिए, जब ज्ञान को हम अलग अलग विषयों में विभाजित करते हैं तो इसके विरुद्ध कौन है? आपके जो व्यवहारवादी लोग हैं वो इसके विरुद्ध है, जो इस पे यकीन करते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हो गया, नैतिक प्रशिक्षण के संबंध में व्यवहारिकता में प्रकृतिवाद की तुलना में जिम्मेदारी की अधिक भावना है, क्योंकि क्योंकि क्या है इसमें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, डेट इज, या फिर ए क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली में जो निशुल्क गतिविधियां शामिल हैं उसका मतलब लाइसेंस नहीं, बल्कि इसका मतलब एक क्या निर्देशित गतिविधियां हैं, या फिर वे मूल्यों की शिक्षा पर जोर देते हैं। फिर सी देखिए, वे शिक्षा को मूलभूत एक सामाजिक प्रतिक्रिया मानते हैं, या फिर डी, वे नहीं चाहते हैं कि शिक्षक घटना स्थल से हटे। तो इसमें से क्या चीज है वो है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर बताते हैं। जिसने ए इसको लेके चले हैं तो उसका सही है। देखिए, ये क्या करते हैं, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली में निशुल्क गतिविधियां शामिल करते हैं, और उसका मतलब लाइसेंस से नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है, जो निर्देशित गतिविधियां होती हैं शिक्षा के अंतर्गत उनको लेके चलते हैं। देखिए, 47वें नंबर का प्रश्न, ठीक है, 47वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि व्यवहारवादियों का निम्नलिखित में से कौन सा दावा स्वीकार नहीं है? अब कौन सा दावा स्वीकार नहीं है? देखिए, विद्यार्थियों की स्वतंत्र गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पहल और स्वतंत्र और नैतिक अनुशासन के स्थायी दृष्टिकोण होने की संभावना है, या फिर नागरिकता में प्रशिक्षण स्कूल और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से संभव है, या फिर कहें सी, स्कूल के पाठ्य गतिविधियों के माध्यम से चरित्र में प्रशिक्षण संबंध संभव, या फिर बच्चों के व्यक्तित्व के पर्याय विकास के लिए बच्चों का अपना अनुभव मूल्यवान। तो इनमें से क्या है वो चीज को आपको बताना है। देखिए, 47 का अगर हम बात करें, व्यवहारवादी निम्नलिखित में से कौन सा दावा स्वीकार नहीं करते? वो जो दावा स्वीकार नहीं करते हैं वो ये है, ए, विद्यार्थियों की स्वतंत्र गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पहल, स्वतंत्र और नैतिक अनुशासन स्थायी दृष्टि होने की संभावना है। इसको क्या करते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 48वें नंबर का।
शिक्षण की परियोजना पद्धति का उत्कृष्ट योगदान है। किसका योगदान इनमें से है? यथार्थवाद का, व्यवहारवाद है, या प्रकृतिवाद है, या आदर्शवाद। इन तमाम ये जो चार है ना, इन चारों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। सीडीपी का जो पहला पोर्शन है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन बने। तो शिक्षण की परियोजना पद्धति का उत्कृष्ट योगदान जो माना जाता है वो कौन सा है? 48 का जो है आपका क्या है? व्यवहारिकता, ठीक है। जिसने इसको लेके चलेंगे उसका सही है, ठीक। अब बात करते हैं 49वें नंबर का प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट विधि की अगर हम बात करते हैं तो विशेषता कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि की विशेषता कौन सी है? समस्याग्रस्त कार्य है, या अपनी प्रकृति सेटिंग में लाए जाए गया, ये बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर एक स्वैच्छिक उपक्रम है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए आप लोग। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? प्रोजेक्ट विधि का ही लक्ष्य होता है कि बच्चे का चौमुखी रूप से जिस प्रकार से बच्चे को सिखाया जा सकता है, जिस प्रकार से उसका बौद्धिक विकास या उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, तो वैसे किया जाए, ठीक है। अब 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 50वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन परियोजना पद्धति में अनिवार्य रूप से वांछित नहीं है? देखिए, परियोजना पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर का अनिवार्य रूप से वांछित नहीं है। इनमें से कौन सा वांछित नहीं है? देखिए, परियोजना का कार्य स्कूल की दीवारों से बाहर के जीवन जितना ही वास्तविक है। परियोजना के कार्यों में उद्देश्यपूर्ण परिणाम देने वाले रचनात्मक प्रयास या विचार सम्मिलित, या प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए संदेश से भरपूर होना चाहिए, या फिर डी आपका परियोजना का कार्य इतना दिलचस्प होना चाहिए कि छात्र स्वतः ही इसे पूरा करने में उत्कृष्ट हो जाए। देखिए, उसमें रुचि बच्चा लेने लगे तो ऐसा कार्य होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, तो देखिए, जब भी हम कोई परियोजना पद्धति या विधि का निर्माण करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए, आप लोग इसका पहले आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। चलिए, 10 सेकंड का समय देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं आ पा रहा है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर आप देख भी रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप में मनन करिए, मेरी बातें शायद आपको चुभ रही होंगी। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है, ठीक है। प्रोजेक्ट का कार्य बच्चों के लिए संदेश से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने परियोजना को तैयार करनी चाहिए जिससे कि बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास, उसके जीवन के लिए ऐसा संदेश भरा हुआ होना चाहिए जिससे वो आगे अपने जीवन का विकास वो आगे जाके कर सकता है, ठीक है। देखिए, 51वें नंबर का प्रश्न, ये 51वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना तकनीकी रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है? आकस्मिक शिक्षा, कुशल शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा, या प्राय शिक्षा। तो क्या कहलाया जाता है? इसको थोड़ा समझना हमें बहुत जल्दी। इसमें जो हम कहते हैं तो ये होता है आपका मान लीजिए, बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है? जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे इतना तो हक बनता है, या कहें इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आकस्मिक शिक्षा होती है। आकस्मिक, अचानक दी जाने वाली शिक्षा जिससे बच्चा सीखने के रूप में क्या करता है, उसको कहीं न कहीं सफल बनाता है, तकनीकी रूप से उसे कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, 53वें नंबर का प्रश्न, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा है? देखिए, ये पूरी तरीके से छात्र उन्मुख होना चाहिए, पूर्ण रूप से समाज उन्मुख होना चाहिए, पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पूरी तरह से अंतः विषय ये होना चाहिए। तो इसमें से ये क्या होना चाहिए, इसको आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? पूर्ण उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए प्रयोजनवादी शिक्षा, ठीक है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इससे अगली श्रृंखला मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि अभी निर्वाचन का कार्य हो रहा है, तो निर्वाचन के पश्चात आपके सामने प्रॉपर तरीके से क्लासेस आएँगी, ठीक है। देखिए, 54वें नंबर का जो प्रश्न है, 54वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन व्यावहारिक दर्शन का अनुयायी नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। विलियम जेम्स है, या पेस्टालोजी है, या जॉन डेवी है, या किलफेटिक है।
तो इसमें से कौन है? चारों में से एक को आपको चयन करना है जो व्यवहारिक दर्शन का अनुयायी नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो दोस्तों उसका जो सही आंसर आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए, जो लोग चल रहे होंगे इसका ऑप्शन बी, ठीक है, बी वाला इसका आंसर पेस्टा लोजी करके है, ये इसका क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, ये आज तक के लिए इतना ही। यहाँ से अगली जो श्रृंखला आपके सामने लाऊंगा, 54 से लेकर आपके मैं 100 नंबर के प्रश्न, 54 से लेकर 100वें नंबर तक के प्रश्नों को मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर उपस्थित होऊंगा। आपको ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।